नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 10वां लेक्चर है ये आज उत्तराखंड जीके का। तो अब तक जितने भी लेक्चर दोस्तों हो चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। कितना आपको सीखने को मिल रहा है, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आज हम यहाँ पे उत्तराखंड की मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे, फसलों उत्पादन के बारे में, औषधीय वनस्पति, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की है उत्तराखंड में, इनके बारे में चर्चा करेंगे और उत्तराखंड पशुपालन और डेयरी विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में मिट्टी के प्रकार। तो देखो, आप सभी जानते हैं, वैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। लेकिन उत्तराखंड में यहाँ पे आप देख सकते हो 11 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि मैं आपको पहले ही कई बार ये समझा चुका हूं कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की, वो थोड़ा अलग है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड के भौगोलिक आधार को मानकर यहाँ पे यहाँ की मिट्टी को बांटा गया है 11 भागों में। एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। वैसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक एक पॉइंट आपको लगभग सभी के बारे में यहाँ पे नोट करना होगा। बात करें अगर तराई मिट्टी की, तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये मैप में आप देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी पाई जा रही है। तराई क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जब मैंने आपको भौगोलिक विभाजन बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का तराई क्षेत्र कौन कौन सा है। देहरादून का दक्षिणी भाग हो गया, उधम सिंह नगर का ये वाला क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में दोस्तों ये तराई मिट्टी पाई जाती है, यानी राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून का दक्षिणी भाग और आपका उधम सिंह नगर का ये दक्षिणी भाग, यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। और इस तराई मिट्टी में होते हैं महीन कण। ठीक है, काफी बारीक मिट्टी होती है। तो अब देखो, महीन कण होंगे तो जो जल होगा, अगर वर्षा होगी तो ये जल बिल्कुल क्या है, ये तराई मिट्टी है, मतलब ऐसे महीन कण इसमें, तो ये जल एकदम से नीचे नहीं आ पाएगा। मतलब कुल मिला के इस मिट्टी में जो जल की उपलब्धता होगी वो ठीक ठाक रहेगी, यानी अच्छा खासा जल यहाँ पे पाया जाता है। जल युक्त ये मिट्टी होती है और ये दलदली मिट्टी आप इसको कह सकते हैं, दलदली टाइप की, और इसमें नमी की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो इसलिए दोस्तों ये एक उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? तराई मिट्टी। और विशेष तौर पर आप देखते होंगे देहरादून और उधम सिंह नगर में यहाँ पे गन्ने और धान की खेती अच्छी खासी होती है, गन्ना व धान। तो उत्तराखंड में गन्ने और धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है दोस्तों यहाँ पे तराई मिट्टी। उसके बाद भावर मिट्टी, भावर मृदा, ये जो भावर क्षेत्र आता है उत्तराखंड का, उसमें पाई जाती है। अब इस भावर मृदा में क्या है? इसमें एक्चुअली एक तो ये थोड़ा मोटी प्रकार की मिट्टी है, यानी इसमें जो कण होते हैं ये थोड़े कैसे होते हैं, कंकड़ पत्थरों से ये निर्मित मिट्टी होती है, मोटे बालुओं से निर्मित ये मिट्टी होती है। तो इसलिए आप इसको छिछली मिट्टी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे पानी नहीं टिक पाता है। क्योंकि देखो, अगर मोटे मोटे कण होंगे तो वर्षा जल होगा तो ये जल नीचे तर जाएगा। तो इसलिए ये मिट्टी एक तो नमी इसमें कम पाई जाती है, पानी की मात्रा कम होती है, जिस कारण ये कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है। तराई मिट्टी बिल्कुल कृषि के लिए उपयुक्त है, भावर मृदा कृषि के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। उसके बाद तीसरी मिट्टी है चारागाही मिट्टी। ये चारागाही मिट्टी ये आपकी जो जलधाराएं हैं उसके निकट पाई जाती है, विशेष तौर पर जो तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, नदियों के तटवर्ती क्षेत्र, उन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। चौथी यहाँ पे टर्शियरी मिट्टी। ये टर्शियरी मिट्टी कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पांचवी यहाँ पे दोस्तों क्वार्टज मिट्टी, ये पाई जाती है नैनीताल के, जो नैनीताल में स्थित भीमताल है उस क्षेत्र में पाई जाती है, और ज्वालामुखी मिट्टी भी उसी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन क्वार्टज जो मिट्टी है ये आपकी क्या है? अनउपजाऊ मिट्टी है, जबकि जो ज्वालामुखी मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोमट मिट्टी है।
दोमट मिट्टी जो कि ये भी शिवालिक पहाड़ियों के निचले भागों में पाई जाती है, और ये जो मिट्टी है इसमें एक तो विशेष तौर पर चूना और लोहा विशेष तौर पर यहाँ पे पाई जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाल मिट्टी है, ये पहाड़ी ढालों पर आपने देखा होगा, अगर पहाड़ में आप जाते हो तो वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ में जब भूस्खलन आप देखते होंगे तो एकदम से वहां पे लाल मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पे, पर्वतों पे जो मिट्टी पाई जाती है पहाड़ी ढालों पर, विशेष तौर पर वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी उतनी उपयुक्त नहीं है कृषि के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा आपने विशेष तौर पर उतनी खेती नहीं हो पाती। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों उत्तराखंड में जो बेरोजगारी का है, या जो यहाँ पे पलायन करते हैं लोग बाहर की ओर। क्योंकि देखो पहाड़ी क्षेत्र पर अगर रहना है लोगों को तो एक तो यहाँ पे विशेष तौर पर कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं है, लगातार यहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, जिस कारण से लगातार क्या हो रहा है, कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं है। अगर हम बात करें देहरादून और उधम सिंह नगर के क्षेत्रों की, तो यहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो पहाड़ों में ना तो एक तो कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है, न यहाँ पे ऐसा कोई संसाधन है कि यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके, तो इसलिए लगातार पलायन ये भी एक विशेष कारण है। उसके बाद यहाँ पे जो नवी मिट्टी है वो है उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये बिल्कुल अपरिपक्व मिट्टी है। अपरिपक्व इसलिए है, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, भूस्खलन होता रहता है। अब देखो होता क्या है, जो ऊपर की मिट्टी है इसमें तो लगातार खनिज मात्रा अच्छी पाई जाती है, नमी होती है, लेकिन देखो एकदम से अगर ऊपर की मिट्टी क्या हो जाएगी, वहां पे भूस्खलन हो जाएगा तो बिल्कुल नई मिट्टी दिखेगी, और नई मिट्टी बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होती एकदम से जो नई मिट्टी। इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी, यानी ये अपरिपक्व मिट्टी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद दसों यहाँ पे उच्च मैदानी मिट्टी, जो मैदानी क्षेत्रों में, जो यहाँ पे एल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, वहां पे पाई जाने वाली मिट्टी है उच्च मैदानी मिट्टी। और 11 यहाँ पे उप पर्वतीय मृदा, जो कि यहाँ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में यहाँ पे अगर हम भौगोलिक विभाजन के आधार पे देखें तो मिट्टी को यहाँ पे 11 भागों में बांटा गया है। तो वैसे यहाँ से दोस्तों मिट्टी से विशेष तौर पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ये तराई मिट्टी से बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि उत्तराखंड की जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, विशेष तौर पर गन्ने और धान के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है तराई मिट्टी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में फसलों उत्पादन देख लेते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में फसल की उत्पादन होती है, कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। फसलों को आप जानते हैं दोस्तों कि देखो फसलों को यहाँ पे बांटे गए, एक रबी की फसल होती है, खरीफ फसल होती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी रबी की फसलें उगाई जाती है उत्तराखंड में, यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे आपका हो गया गेहूं, जो हो गया चना, मटर, ये सारी फसलें उत्तराखंड में उगाई जाती हैं। मसूर हो गया, मसूर की दाल आप सभी ने जरूर खाई होगी, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की, तो आपका चावल हो गया, कोदा, ठीक है, जिसको मंडुआ भी कहा जाता है, ठीक है, कोदा को क्या कहा जाता है, मंडुआ। तो ये भी क्या है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। भले ही कोदी की भी रोटी बनाते हैं, गेहूं की भी रोटी बनाते हैं, लेकिन जो कोदा या मंडुआ है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में उगाए जाने वाली फसल मंडुआ यानी कोदा, ये किस फसल के अंतर्गत आती है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। साथ साथ यहाँ पे झंगोरा, ये विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र में उगाया जाता है। मक्का हो गया, ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद दोस्तों उड़द हो गया, तिल हो गया, और मूंग, बाजरा, तो और साथ साथ भंजीर, ये दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो कुछ फसलें आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं सुन रहे होंगे, बिल्कुल न्यू फसल जो कि उत्तराखंड में आज तक आपने सुनी नहीं होगी। वैसे जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनमें से आपने बहुत सारी फसलें ये सुनी होंगी। तो रबी की फसल कौन कौन सी है उत्तराखंड में, खरीफ की फसल कौन कौन सी है। अब देखते हैं कि अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जनपदवार कौन सी फसल किस जनपद में अधिक होती है, तो गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है देहरादून में, उसके बाद उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की अगर बात करें दोस्तों तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि सर्वाधिक जो फसल उत्पादन होता है उत्तराखंड में
वो विशेष तौर पर दो जनपदों में होता है, देहरादून और उधम सिंह नगर। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया है, यहाँ पे तराई मिट्टी होती है जो कि कृषि के लिए एक उपयुक्त मिट्टी है। तो गेहूं भी देहरादून में सर्वाधिक होता है, उसके बाद उधम सिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार, पौड़ी। चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून और उसके बाद नैनीताल। और गन्ना उत्पादन में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है उधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल और उसके बाद अन्य जनपदों में भी होता है। तो विशेष तौर पर ये 3 फसलें हैं जिनका उत्पादन अच्छा खासा होता है उत्तराखंड में, और विशेष तौर पर देहरादून, उधम सिंह नगर में ये इन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। उसके बाद अगर बात करें जो की फसल भी अच्छी खासी होती है उत्तराखंड में, और जो की फसल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये होती है पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद अगर हम बात करें मंडुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको कोदा भी कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कोदे या मंडुआ की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद अन्य फसलों के बारे में दिया गया है बुक में, उनके बारे में आप डिटेल्स वहां पे जान सकते हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर मुख्य फसलें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो ये तो था दोस्तों यहाँ पे फसलों, उत्पादन और मिट्टी के प्रकार। अब यहाँ पे एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मिट्टी है, जो कृषि है यहाँ पे होती है उत्तराखंड में, कृषि भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं। ये तो मिट्टी के प्रकार थे। तो यहाँ पे कृषि के आधार पर किन क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है, किन क्षेत्रों में कृषि कम होती है, तो सुविधानुसार कृषि भूमि को यहाँ पे बांटा गया है 3 भागों में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कृषि भूमि के प्रकार। कृषि भूमि प्रकार 3 प्रकार से यहाँ पे कृषि भूमि को बांटा गया था। नंबर 1 है तलाव भूमि। तलाव भूमि से आप इस शब्द से भी आप लगा सकते हो तलमे, बिल्कुल तलमे, यानी जो जहां पे दलदली भूमि है, नदी घाटी में ये भूमि पाई जाती है, तलाव भूमि। यहाँ पे इसमें विशेष तौर पर इसकी विशेषता क्या है, ये बिल्कुल क्या है, सिंचाई की यहाँ पे सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। क्योंकि तलाव भूमि ये नदी किनारे पाई जाती है, नदियों के किनारे, जिसके कारण यहाँ पे लगातार सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है और इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 2 यहाँ पे उपराऊ भूमि। उपराऊ का मतलब जो ऊपर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है क्योंकि नदी का जल यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए ये क्या है, एक असिंचित भूमि है। और ये भी 2 प्रकार की है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। और तीसरी प्रकार की यहाँ पे इजराइल भूमि, इजराइल, या इसको कहा जाता है कठिन भूमि। ये दोस्तों सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि ये पाया जाता है जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, तो वनों के बीच या वनों के किनारे ये मिट्टी होती है। और एक अपरिपक्व मिट्टी है क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पे आसपास वन होते हैं, वनों के लगातार यहाँ पे छांव बनी रहती है, जिस कारण यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन के लिए प्रकाश का होना भी जरूरी है। ऊपर से यहाँ पे ये पथरीली भूमि होती है। तो कृषि भूमि के अगर हम प्रकारों की बात की जाए, उत्तराखंड में 3 भागों में बांटा गया है। तलाव भूमि सबसे अधिक उपजाऊ है, उपराऊ भूमि ये कम उपजाऊ है, और सबसे कम उपजाऊ है इजराइल या कठिन भूमि। कटील भी इसको कहा जाता है, जो कि वनों के किनारे या वनों के बीच ये भूमि पाई जाती है। तो ये थी यहाँ पे कृषि भूमि के प्रकार। साथ यहाँ पे उर्वरता के आधार पर भी भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। घरिया भूमि, जो आपके सगवाड़े होते हैं, घर के आंगन के मतलब घर के बाहर जो एक खेत होता है आपका, वहां पे आप साग सब्जी उगाते हैं, तो उसे घरिया भूमि कहा जाता है। बिचलिया भूमि जो गांव के मध्य होती है, और बुनिया भूमि जो वनों के निकट पाई जाती है। तो ये यहाँ पे मिट्टी और फसल उत्पादन, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको कृषि के आधार पर भूमि को यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में फलों उत्पादन और औषधीय वनस्पति के बारे में। उत्तराखंड में अगर हम बात करें फलों की, तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें, देखो लीची और सेब, वैसे तो अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं, लेकिन जो 2 फल है विशेष तौर पर लीची, ये सब सर्वाधिक होता है देहरादून में, इसलिए देहरादून को लीची शहर के नाम से भी जाना जाता है। लीची शहर किसे कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। और सेब जो सर्वाधिक होते हैं वो होते हैं उत्तरकाशी में। जो उत्तरकाशी के सेब
इनको दिल्ली में इनको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो उत्तरकाशी के सेब है इनको दिल्ली में किस ब्रांड से बेचा जाता है, तो न्यूजीलैंड ब्रांड। और साथ साथ अगर हम बात करें अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों में इनको हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, हिमाचली सेब, क्योंकि हिमाचल इस सेब के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ था उत्तराखंड में 2004 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था सेबों का। अब यहाँ पे फलों उत्पादन से आपको दो मुख्य बातें नोट करनी है। पर्वतीय, ये आपको नोट करना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्वतीय फल शोध केंद्र ये कहाँ है उत्तराखंड में, तो ये है चौबटिया में। चौबटिया कहाँ है, कई बार मैंने आपको बता रखा है ये, तो चौबटिया है आपका अल्मोड़ा में। पर्वतीय फल शोध केंद्र कहाँ है उत्तराखंड में, तो अल्मोड़ा के चौबटिया में है। जबकि पर्वतीय फल बाजार किसे कहा जाता है उत्तराखंड में, पर्वतीय फल बाजार। दोनों पॉइंट विशेष तौर पर नोट करने योग्य है दोस्तों। इसके पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है भवाली को, और भवाली का है आपका, ये है आपका नैनीताल। ठीक है, तो पर्वतीय फल शोध केंद्र हो गया चौबटिया अल्मोड़ा में, पर्वतीय फल बाजार हो गया भवाली जो कि नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। अब वैसे तो मैं यहाँ पे अन्य फलों के नाम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, जिन्होंने एग्जाम में पूछा ही नहीं जाना है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये परीक्षावाणी सीरीज है और मैं आपको परीक्षावाणी का हर एक पॉइंट यहाँ पे लगातार उसको बता सकता हूँ। वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षावाणी को पढ़ना किस आधार पे है, कैसे उसको सरलता से पढ़ा जाए, इसलिए यहाँ पे सीरीज चलाई जा रही है। क्योंकि बुक आपके पास भी है और बुक सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक को कैसे पढ़ा जाए, उस बुक में क्या क्या पढ़ा जाए, ये सारी चीजें बताने के लिए आपको ये सीरीज चलाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर बात करें उत्तराखंड में औषधीय वनस्पति की, तो 3 प्रमुख औषधियां जो कि उत्तराखंड में जिनका उत्पादन किया जाता है, बेलाडोना, जेरेनियम और चाय। बेलाडोना की खेती उत्तराखंड में सर्वप्रथम कब की गई थी, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1903 में सर्वप्रथम कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की गई थी। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जेरेनियम। तो जेरेनियम ये आपका एक सुगंधित पौधा होता है और उसमें सुगंधित तेल इससे निकाला जाता है। तो जेरेनियम की खेती भी उत्तराखंड में की जाती है। और तीसरा है यहाँ पे चाय की खेती उत्तराखंड में की जाती है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई है 12 फरवरी 2004 को। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड इसकी स्थापना कब की गई है, 12 फरवरी 2004 को। और ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थित कहाँ है, तो चौघाना पाट अल्मोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, चौघाना पाट, और ये कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। और इसकी स्थापना कब की गई, 12 फरवरी 2004 को। ठीक है, और चाय उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वो है आपका नैनीताल, जहां पे सर्वाधिक चाय उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम कब की गई थी, तो उत्तराखंड में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो 1824 में चाय की खेती सर्वप्रथम बिशप हेबर, ठीक है, बिशप हेबर द्वारा 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई थी। और व्यापक रूप से सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू किसने की थी, डॉक्टर रायले ने। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है दोस्तों, 1824 में सर्वप्रथम उत्तराखंड में बिशप हेबर नामक व्यक्ति ने चाय का उत्पादन शुरू किया था, चाय की खेती शुरू की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में सिंचाई व्यवस्था, तो किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है, कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख नहरें निकली हुई है सिंचाई व्यवस्था के लिए।
तो आप सभी जानते हैं, देखो उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां हैं। तो अधिकांश अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो अधिकांशतः जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव है, प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं गधेरा देखने को मिलता है, एक गाड़ देखने को मिलती है, एक नदी देखने को मिलती है। तो अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हीं नदियों से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो देखो शहरी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसलिए उस बड़े क्षेत्र को वहां की सिंचाई के लिए एक विशेष तौर पर प्रॉपर एक बड़ी नहर बनानी अति आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ ऐसी नहरें निकाली गई है। दोस्तों आज थोड़ा आवाज अटपटी आ रही होगी या थोड़ा चेंज आ रही होगी, थोड़ा तबीयत जरा खराब थी, तो इसलिए आवाज यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलती है, लेकिन 2-3 दिनों बाद ठीक हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो राज्य में सिंचाई व्यवस्था, कुछ प्रमुख नहरों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर के बारे में बात करते हैं। ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था 1842 में, और 1854 में ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था 1842 में, ये किसने शुरू कराया था? तो ये कराया था दोस्तों शुरू कर्नल पीटी कोटले। तो इसलिए कर्नल पीटी कोटले को ऊपरी गंगा नहर का जनक भी माना जाता है। जबकि जब 1854 आ रहा था, यानी 1854 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, यानी इसका उद्घाटन किसने किया? वो किया लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के दौरान ये ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। जबकि 1842 में इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? कर्नल पीटी कोटले ने। ये 2 पॉइंट आपको विशेष तौर पर नोट करने हैं। वैसे ऊपरी गंगा नहर निर्माण जो कराया जा रहा था, इसका विशेष कारण क्या था कि इसमें 1837 और 38 के आसपास 1837-38 के आसपास यहाँ पे भीषण अकाल पड़ गया था, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में। तो इसलिए यहाँ पे गंगा नदी से निकाली गई थी ऊपरी गंगा नहर। यह नहर कहां से निकाली गई है? तो हर की पौड़ी, हरिद्वार से। रिवर सिस्टम जब मैंने आपको बताया था, तो वहां पे मैप के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है कि कहां से नहर निकाली गई है। तो हरिद्वार हर की पौड़ी से भीमगोड़ा बैराज वहां पे स्थित है, तो वहां से निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर, भीमगोड़ा बैराज से दाहिने तट से। ठीक है, यहाँ पे गंगा बह रही है, तो यहाँ पे हर की पौड़ी में भीमगोड़ा बैराज है, और इधर के दाहिने तट से, ठीक है, तो गंगा के दाहिने तट से निकाली गई है, दाहिने किनारे से निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। इस ऊपरी गंगा नहर से दोस्तों 3 मुख्य शाखाएं निकलती है, देवबंद शाखा नहर, अनूपशहर शाखा नहर और माठ शाखा नहर। तो आगे मतलब कुल मिला के देखो यहाँ से निकल रही है, फिर आगे इससे लगभग 3 विशेष बड़ी शाखाएं निकाली गई है, देवबंद शाखा नहर, अनूपशहर शाखा नहर और मठ शाखा नहर। साथ साथ एक तो सिंचाई में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ इस नहर से 200 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जाता है पीने हेतु। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी नहर की, तो वो है पूर्वी गंगा नहर। उससे पहले देखो ऊपरी गंगा नहर की लंबाई की बात करें, तो जो मुख्य नहर जिसको प्रॉपर ऊपरी गंगा नहर कहा जाता है, तो उसकी जो लंबाई वो है 298 किलोमीटर। जबकि टोटल बात करें इसमें वो है लगभग ये 6496। इतनी सारी आगे इससे क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है। लेकिन जो ऊपरी गंगा नहर है उसकी लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर। अब बात करते हैं पूर्वी गंगा नहर की, तो ये भी भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई है, लेकिन ये बाएं ओर से निकाली गई है। ठीक है, दाईं ओर ये चली गई, ये गंगा नदी है, यहाँ पे हर की पौड़ी है, भीमगोड़ा बैराज है। तो भीमगोड़ा बैराज के दाईं ओर जाती है ऊपरी गंगा नहर, जबकि बाईं ओर आती है आपकी पूर्वी गंगा नहर, ये पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, और इसका सिंचाई क्षेत्र क्या है? हरिद्वार, बिजनौर और मुरादाबाद है विशेष तौर पर। और इस पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है? तो 48.55 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्वी गंगा नहर की। उसके बाद आती है एक निचली गंगा नहर, जो कि नरोरा बांध उत्तर प्रदेश से निकलती है। खैर वो उत्तर प्रदेश की बात है, उसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शारदा नहर है, जो कि चंपावत का बनबसा बैराज,
इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। बनबसा बैराज चंपावत में है और ये शारदा नहर कौन सी नदी पर है, तो काली नदी पर, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है चंपावत में। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्योंकि जहां पर ये बनबसा बैराज है वहां पर काली नदी का नाम क्या है, शारदा नदी है। तो इसलिए यहां से बनबसा बैराज से जो नहर निकाली गई है उसे शारदा नहर कहा जाता है। तो शारदा नहर कहाँ है आपकी, ये है आपकी चंपावत से, चंपावत के बनबसा बैराज से निकाली गई है काली नदी यानी शारदा नदी पर। साथ साथ जो शारदा नहर है इसका निर्माण कार्य लगभग 1928 के आसपास हुआ था। ठीक है, 1928 में इसका निर्माण कराया गया था। और मुख्य नहर की अगर हम लंबाई की बात करें तो 44.3 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। इसका सिंचाई क्षेत्र कहाँ है, चंपावत हो गया, उसके नीचे उधम सिंह नगर हो गया और यूपी का कुछ क्षेत्र इसके सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है रामगंगा नहर। तो पौड़ी में आपने देखो, मैंने आपको रिवर सिस्टम में सारी चीजें बता रखी है। पौड़ी में इस प्रकार से पौड़ी, ठीक है, यहाँ पे कालागढ़ बांध है और कालागढ़ बांध से ये रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करती है। तो इसी कालागढ़ बांध से दोस्तों रामगंगा नहर निकाली गई है। तो देखो एग्जाम में आपको मैं इसलिए इतना डीप आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में बन सकता है कि रामगंगा नहर किस नदी पर है, तब तो आप सही कर लेंगे कि रामगंगा नदी पर है। लेकिन रामगंगा नहर किस बैराज से, किस बांध से निकाली गई है, तो तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो रामगंगा नहर है ये कालागढ़ बांध से निकाली गई है। और कालागढ़ बांध कहाँ है, तो ये आपका है पौड़ी गढ़वाल में स्थित रामगंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे राजपुर नहर, राजपुर नहर जो बनाई थी उसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। कर्णावती से पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि करणपुर नगर जो देहरादून का करणपुर नगर है वो किसने बचाया था, तो रानी कर्णावती ने। ये गढ़वाल के परमार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह की माता थी रानी कर्णावती, काफी प्रसिद्ध है। इतिहास में इनके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो रानी कर्णावती ने ही यहाँ पे राजपुर नहर का निर्माण कराया था। ये नहर निकाली गई है रिस्पना नदी से और 1840 में पेटी कोटले ने इसका पुनरुद्धार भी कराया था। साथ साथ कुछ अन्य नहर है, जैसे बीजापुर नहर हो गया, इसका निर्माण कोटले ने इसका डिजाइन तैयार किया था, ऐसा माना जाता है। टोंस नदी पर निकाली गई है बीजापुर नहर। साथ ही साथ यहाँ पे मैं नीचे आपको बता रहा हूं एक खलंगा नहर भी है। खलंगा नहर ये छोटी छोटी नहरें हैं, ये आपकी सोंग नदी पर है। देहरादून में जो सोंग नदी है, क्योंकि खलंगा का है आपका देहरादून में है। तो ये कुछ प्रसिद्ध नहरें हैं दोस्तों जो कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था को लगातार कायम रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है उत्तराखंड राज्य में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विकास। पशुपालन और डेयरी विकास उत्तराखंड में लगातार पशुपालन भी किया जाता है, डेयरी विकास भी यहाँ पे प्रॉपर रूप से लगातार नए नए यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, नई नई योजनाएं लागू की जाती है। तो पहले हम यहाँ पे पशुपालन की बात करेंगे। अब देखो यहाँ से उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये आपका ऋषिकेश है। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका देहरादून है। दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। साथ साथ भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ये आपका कालसी है। और गो विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है। और इस गो विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इसका शिलान्यास 18 दिसंबर 2007 को किया गया था बीसी खंडूड़ी द्वारा। भुवन चंद्र खंडूड़ी जो कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो 18 दिसंबर 2007 को बीसी खंडूड़ी द्वारा ऋषिकेश के पशुलोक में गो विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास कराया गया था। साथ ही साथ गोवंश संरक्षण अधिनियम, गोवंश संरक्षण अधिनियम ये भी दोस्तों उत्तराखंड में 2007 में ही लाया गया था। यानी जो गोवंश है, जो गाय है, उनका संरक्षण करना। तो गोवंश संरक्षण अधिनियम उत्तराखंड में कब लाया गया था, 2007 में लाया गया था। ये आपको नोट करने हैं। तो उत्तराखंड पशुपालन से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों और प्रमुख बोर्ड के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
अब बात करते हैं अगर डेयरी विकास की, तो डेयरी विकास में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है आपका, मंगल पड़ाव, जो कि हल्द्वानी में आता है। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है आपका, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना तो ये हुई थी दोस्तों इसकी 2001 में, 12 मार्च 2001 को उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ये कहाँ स्थित है, हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में। संगठन का ब्रांड नाम क्या है, तो इसका ब्रांड नाम है आंचल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसका इस संगठन का ब्रांड नेम क्या है, तो उसका नाम है आंचल दूध। और साथ साथ ये उत्तराखंड का प्रथम डेयरी संघ था, उत्तराखंड का प्रथम डेयरी संघ था ये उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है, तो ये भी आपका नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है, डेयरी शोध और विकास केंद्र। दोस्तों ये कुछ प्रमुख केंद्र और बोर्ड थे पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको आज उत्तराखंड मिट्टी के बारे में, कृषि किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी कृषि उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, पशुपालन और सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताया है इस टॉपिक में। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।